तो कंपटीटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज जो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो टॉपिक होगा, जलवायु परिवर्तन और उनके जो योजनाएं हैं, जैसे आपका चलाया जाता है क्या कि जैसे यूएनएफ ट्रिपल सी हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, पेरिस एग्रीमेंट 2015 का हो गया, एनएफपीपीसी हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया। तो ये सब क्या है, आपको आज का टॉपिक में ये भी मिलेगा। ठीक है, आज की क्लास में से जैसे आपको देखिए कि जलवायु परिवर्तन क्या है, इसके पूरे डिटेल में लाया हूँ, क्या प्रभाव पड़ता है, क्या अंतर्राष्ट्रीय पहल है, क्या इसका भारत के लिए क्या पहल आपका चलाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सारा चीज़ क्या मिटिगेशन, इसका ये शमन के लिए क्या किया जा रहा है, अनुकूलन क्या है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ मैं आपको एक वे फॉरवर्ड में ये आपका बहुत अच्छे से मैं करवाया हूँ, और कंसेप्चुअल बेस्ड आज पहले क्लास होगा, उसके बाद ही मैं इसलिए इसको करवा रहा हूँ ना, कि ताकि आपको एनवायरनमेंट का ज़्यादा आपको सेगमेंट ना पढ़ना पड़े, यहीं से आपका ज्योग्राफी का साथ साथ ज्योग्राफी के साथ साथ एनवायरनमेंट का भी आपका प्रॉपर हो जाए, जिसमें से आपका क्या है कि प्री में जो भी पेसेस पे है कि आपको लगभग इससे 2 या 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो क्यों? देखिए, आपको लग रहा होगा कि 2-4 क्वेश्चन कैसे बोल रहे हैं सर। देखिए, पहली बात तो है जलवायु क्लाइमेट चेंज से आएगा आपका। इसके जो संगठन है, जैसे आपका यूएनएफ ट्रिपल सी है, इसके बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है, कॉप 28, 29, 30 ये कहाँ हुआ है, इस तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, और जैसे आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस को आपका करंट के मुद्दा से बना के पूछ सकता है। तो कहीं ना कहीं इसकी जानकारी भी आपको जरूरी है, जानकारी लेना जरूरी है। ठीक है, मैं इसलिए ये क्लास लाया हूँ। ठीक है, और हमारा एक और आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ आपका जो प्रोग्राम है हमारा, जो हम लोग का वेब्स एकेडमी का, यानी वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स का, वो क्या है कि 4 फाउंडेशन जो कोर्स आने वाला है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये आपके लिए अपडेट है। तो पहला जो आपका फाउंडेशन कोर्स आएगा, वो आपका आएगा 14th जेपीएससी जो है आपका मेंस का आएगा। ठीक है, मेंस का आएगा। ओके, अगर इसका डेट बढ़ाया जाता है, 8 मार्च से ज़्यादा किया जाता है, तो इसमें प्री भी आपका जुड़ेगा। ठीक है, दूसरा कौन सा आपका आएगा, तो 72वीं बीपीएससी आएगा। ठीक है, 72वीं बीपीएससी का आपका क्या आएगा, मेंस प्लस आपका प्री प्लस मेंस आएगा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा फाउंडेशन कोर्स। थर्ड जो आएगा आपका यूपीएससी यूपीएससी सीएसई आपका 2027 जो है, 2027-28 के लिए ये कोर्स आएगा। ठीक है, और फोर्थ जो आपका रहेगा, ये आपकी आपकी मांग पे रहेगा, क्या आपका डिमांड है उस पे आएगा। ठीक है, तो जो भी आपका डिमांड सबसे ज़्यादा रहेगा आप लोगों का, उसको ये लाया जाएगा। ठीक है, और ये 4 कोर्स जो है ना, ये 4 कोर्स जो है, किसके लिए बेनिफिट सबसे ज़्यादा है, जो हमारे हज़ार पहले जो सब्सक्राइबर होंगे ना, सब्सक्राइबर यूट्यूब चैनल का, उनको इन चारों कोर्स में रियायत दिया जाएगा, यानी व्यास अकेडमी की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा, स्टडी गिफ्ट दिया जाएगा। ओके, तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। और हमारा ऑफलाइन आपका क्या है कि आपका टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाला है आपका 14वीं जेपीसी का। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखिएगा। ओके, बहुत जल्दी ही होने वाला है। ओके, तो यही बताना चाह रहा था। प्लीज़ जो भी नए लर्नर है, प्लीज़ हमारे जो यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, और एक लाइक करके ज़रूर जाया कीजिए, और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, अपने फीडबैक दिया कीजिए। ओके, तो बढ़ते हैं। हमारा जो आज में जो मुद्दा है, क्या है हमारा, क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन जो पहला है। ठीक है, तो टॉपिक पढ़ते हैं, क्या है आपका। देखिए, जलवायु परिवर्तन, तो क्लाइमेट चेंज का अर्थ क्या होता है, यानी जलवायु परिवर्तन का मतलब क्या होता है। तो ये आपका होता है पृथ्वी का औसत तापमान, वर्षा, पवन पैटर्न आदि में दीर्घकालिक बदलाव। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का क्या मतलब होता है कि पृथ्वी का औसत तापमान, जो आपका एवरेज तापमान है, आपका रेनफॉल है या विंड पैटर्न है, उसमें दीर्घकालिक बदलाव, मतलब लॉन्ग टर्म में जो बदलाव हो रहा है, उसी को कहा जाता है जलवायु परिवर्तन का अर्थ होता है। ओके, और ये क्या होता है कि ये प्राकृतिक कारणों से भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, ये जो जलवायु परिवर्तन है सिर्फ मानव के कारणों से ही नहीं, ह्यूमन इंटरफेरेंस से ही नहीं, बल्कि ये नेचुरल रीजन से भी ये हो सकता है। लेकिन वर्तमान समय में इसका मुख्य कारण मानव गतिविधियां, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज प्रभावित इसको कर रहा है। ठीक है, प्रमुख कारण में से देखा जाता है, तो देखिए आपका प्रमुख कारण कौन सा है, ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस जो में इनमें वृद्धि, इंक्रीज होना। ठीक है, जैसे ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है, तो ये देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है,
कार्बन मिथेन हो गया, ठीक है, CH4, N2O हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। तो ये सब क्या है, आपका ग्रीन हाउस गैस है। तो ये आप याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैस में पूछा जाता है इस तरीके से, यहाँ से आपका साइंस का भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आप ओवरऑल पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम के जलने से भी ये मतलब जीवाश्म ईंधन के जलने से भी बढ़ती है ग्रीन हाउस गैसें। ओके। वनों की कटाई, ठीक है। वनों की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन जो होता है, डिफॉरेस्टेशन जो होता है क्या होता है, करता है पेड़ क्या करता है, CO2 को अवशोषित करता है। अगर आप पेड़ ही काट लोगे तो CO2 को अवशोषित करेगा कौन, ऑब्जर्व कौन करेगा, ठीक है। कटाई से कार्बन संतुलन बिगड़ जाता है, ठीक है। तीसरा क्या कारण है इसका, औद्योगिकरण, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और आपका अर्बनाइजेशन, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन भी इसका प्रमुख कारण है, ठीक है। उद्योगों से और वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण। ओके। और फोर्थ जो है आपका आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटीज यानी कृषि गतिविधियां। कृषि गतिविधियां में क्या है, जैसे धान की खेती और पशुपालन से क्या होता है, मीथेन गैस निकलता है। मीथेन गैस आपका पता है कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग आपका 28 गुना अधिक खतरनाक होता है, ठीक है। अधिक खतरनाक होता है ये आपका मीथेन गैस। ये भी आप याद रखिएगा, जो आपको कितना 28 गुना ज़्यादा प्रभावित करता है आपका जलवायु परिवर्तन को, ये आप याद रखिएगा। ओके। अगला है इसका प्रभाव क्या रहा। देखिए, तो पहला प्रभाव जो इसका इम्पैक्ट जो है आपका क्या है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग में ये इंक्रीज वृद्धि कर रहा है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि हो गया। दूसरा क्या है, समुद्र स्तर में वृद्धि, ठीक है। हिमनद जैसे ग्लेशियर और ध्रुवीय बर्फ का पिघलना। समुद्र स्तर में वृद्धि होने के कारण जो है क्या है कि हिम जैसे तापमान बढ़ रहा है, ठीक है। तापमान बढ़ने से क्या है, ग्लेशियर पिघल रहा है, ध्रुवीय बर्फ का पिघल रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, समुद्र का जो लेवल है, सी लेवल है, वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, ठीक है। थर्ड क्या है हमारा, चरम मौसम घटनाएं। जो मतलब चरम मौसम घटनाएं मतलब समझ लीजिए चक्रवात आ जाना, बाढ़ आना, सूखा आना, ये सब क्या है, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव देखा जा रहा है, ठीक है। फोर्थ क्या है, कृषि पर प्रभाव। क्या कृषि पर प्रभाव पड़ रहा है, फसल उत्पादन में कमी। कारण, क्योंकि कहीं बाढ़ आ रहा है, सूखा आ रहा है, चक्रवात आ रहा है, तो इसके कारण फसल उत्पादन में कमी हो रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं खाद्य सुरक्षा का भी ये इफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। वो फिफ्थ क्या है, जैव विविधता पर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। कैसे, कई प्रजातियां विलुप्त के कगार पर हैं, ठीक है। क्योंकि कई प्रजातियों को तापमान प्रजनन करने में तापमान, जैसे आपका टर्टल के बारे में पढ़ा गया था, तो टर्टल कहीं ना कहीं आपका तापमान बेसिस पे ही वो अपना अंडा देता है, ठीक है, लिंग का निर्धारण करता है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। डेली आप हमारे द हिंदू क्लास से जुड़े रहिए, वहाँ पे आपको जो करंट से मुद्दा होता है वो आप जुड़े रहिएगा, तो वहाँ से आपको और भी ज़्यादा जानकारी मिलेगी। और ये MCQ करते रहिए, आपको कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम, आपका जो पेपर है ना PCS का, उसमें कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। और UPSC में भी आपका बेसिक का ये करवाया जा रहा है, ठीक है। और जब मैं लाऊंगा UPSC का, जब MCQ लाऊंगा, तब आप देखना कि किस तरीके से उसका भी मैं A to Z आपका करवाता हूँ, ठीक है। चलते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय पहल क्या क्या करवाया गया है, तो ये भी आप देख लीजिए इसके लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए। तो इंटरनेशनल इनिशिएटिव को भी देख लेते हैं। जैसे इतना कुछ तो हो रहा है, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोई कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो भी तो देखेंगे ना हम लोग, ठीक है। उसके बाद फिर हम अपने नेशनल लेवल पे देखेंगे। जब इंटरनेशनल लेवल पर इतना काम होगा तो नेशनल लेवल पर भी कुछ ना कुछ किया जा रहा होगा, ठीक है। तो देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे काम किया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है UNFCCC। ये 1992 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में। लक्ष्य क्या है इन लोगों का, तापमान वृद्धि को क्या करना है, 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है, ठीक है। 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना, ये लक्ष्य है, ठीक है, यानी टारगेट बनाया गया है। और भारत क्या पहल कर रहा है, यानी नेशनल लेवल पे इंडियाज इनिशिएटिव हम लोग देखते हैं, तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको बोला जाता है NAPCC, ठीक है। आपका नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। जिस इसमें क्या है, 8 मिशन चलाए गए हैं, जैसे आपका सौर मिशन हो गया, जल मिशन हो गया, ठीक है।
फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किया जा रहा है, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया है, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा। अब मैं आपको ये सारी चीज़ के बारे में डिटेल्स अभी मैं बताने वाला हूँ। तो ये हमारा क्लाइमेट चेंज का जो टॉपिक है ना, वो हमारा समाप्त हुआ। अब यहाँ पे इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय पहले चलाए गए हैं और भारत का क्या इनिशिएटिव है, वो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? लेकिन इसमें थोड़ा-सा समन मिटिगेशन भी हम लोग थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं, सॉरी। मिटिगेशन और अनुकूलन क्या हो जा रहा है, तो समन समन के लिए उत्सर्जन को कम करना है, ठीक है? मतलब जो मीथेन गैस, जो आपका ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना है, नवीकरणीय ऊर्जा पर ज़्यादा ध्यान देना है। अनुकूलन में क्या करना है, जल संरक्षण करना है, सूखा प्रतिरोध फसलें जैसे मिलेट वगैरह हो गया, उसको कहीं न कहीं उत्पादन में लाना है, ठीक है? इससे हमारा खाद्य सुरक्षा भी बढ़ेगा, ठीक है? अब हमारे लिए जो पहला पहल था आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी यूएनएफ ट्रिपल सी, इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट, सॉरी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है? ये 1992 में आया था। कब? यूएनएफ ट्रिपल सी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, तो ये भी जान लीजिएगा कैसा क्या है ये। इंटरनेशनल एक क्या है, इंटरनेशनल आपका ट्रीटी है, ठीक है? ट्रीटी है जिसे 1992 में पर्यावरण और विकास पर आयोजित अर्थ समिट जो रियो डी जेनेरियो में आपका ब्राजील में अपनाया गया था, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा, अर्थ समिट कहा जाता है, यानी पृथ्वी सम्मेलन भी इसको कहा जाता है, और रियो डी जेनेरियो भी कहा जाता है, यानी सम्मेलन कहा जाता है, जो कहाँ हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था। उसमें ये अपनाया गया था, किसको, आपका यूएनएफ ट्रिपल सी को, ठीक है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को, ओके? कब? 1992 में अपनाया गया था। पर्यावरण और विकास पर ये आयोजित हुआ था, ठीक है? एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी है, ठीक? क्यों जोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि आपको फिर से ये इन्वायरमेंट में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? इसलिए मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, और अब जब आप फाउंडेशन कोर्स करोगे वहाँ पे बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है? क्या है इसका उद्देश्य? उद्देश्य जो है ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर करना है। जो ग्रीन हाउस गैस है ना, उनकी सांद्रता को क्या करना है, स्थिर करना है, ताकि क्या हो, क्यों करना है, इसके पीछे रीजन क्या है, ताकि क्या है, मानव जनित जो खतरनाक जलवायु परिवर्तन से क्या है, रोका जा सके, ठीक है? ओके, तो ये इसलिए किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, तो यूएनएफ ट्रिपल सी का, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का, तो इसका मुख्य उद्देश्य है आपका वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करना, यानी कंट्रोल करना वायुमंडल में, ठीक है? कल मैं आपको वायुमंडल का चैप्टर इसलिए मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? वायुमंडल आप समझ गए हैं, तो आज क्लाइमेट चेंज हम लोग देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है? पारिस्थितिकी तंत्र जो इकोसिस्टम है ना, उसको सुरक्षित रखना, ठीक है? दूसरा उससे उद्देश्य हो गया। तो थर्ड उद्देश्य क्या है कि खाद्य उत्पादन पर खतरा ना हो, ठीक है? खाद्य उत्पादन जो है आपका फूड आपका जो प्रोडक्टिविटी पर खतरा ना हो, ओके? फोर्थ क्या है, सतत विकास, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है, ठीक है? तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रमुख सिद्धांत क्या है, तो ये हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला जो इसका सिद्धांत है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सीवीडीआर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओके? ये क्या है, सभी देशों की ये जिम्मेदारी है, लेकिन विकसित देशों की जो जिम्मेदारी है अधिक है, ठीक है? क्यों? हिस्टोरिकल इमिशन के कारण, मतलब इतिहास में इन्होंने पहले से ज़्यादा उत्सर्जन किया है, इसी कारण ये विकसित देश बने हैं, और इसके कारण ही इनको क्या है कि विकसित देशों को विकासशील देश से और गरीब देशों से के अकॉर्डिंग, मतलब है क्या, कंपैरिजन में ज़्यादा इनका जिम्मेदारी दिया गया है, ठीक है? तो ये बात याद रखिए, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज में किसको सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी दिया गया है, तो विकसित देशों को, ओके? आप लोग समझ रहे होंगे। दूसरे पे हम लोग चलते हैं, क्या है, प्रिकॉशनरी, ठीक है? प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जो होता है, ये आपका क्या है, वैज्ञानिक अनिश्चितता के बावजूद कार्रवाई जरूरी है, ठीक है? वैज्ञानिक अनिश्चितता के जो है उसके बावजूद भी क्या है, कार्रवाई जरूरी होता है। फिर राइट टू डेवलपमेंट, विकासशील देशों को विकास का अधिकार देना, ठीक है? क्योंकि विकासशील देशों को विकास करने का अधिकार है, ठीक है? क्योंकि विकसित तो पहले ही आपका ये अपना विकास कर चुके हैं देश को, ठीक है? सदस्य देश कितने हैं यूएनएफ ट्रिपल सी में, तो ये लगभग 1997 देश है। मैं आपको आज यूएनएफ
ट्रिपल सी पूरे तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 197 देश हैं, ठीक है, यानी पार्टीज हैं। लगभग सभी जो हैं सदस्य जो हैं यूएन का सदस्य इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये भी बात याद रखिएगा। संरचना यानी स्ट्रक्चर इसका, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप जिसको बोला जाता है, ठीक है। यूएनएफ ट्रिपल सी का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय यही है आपका, ठीक है। और हर साल बैठक जो होता है, जैसे आपका कॉप 28, 29, कॉप 30, ठीक है, ये सब हो चुका है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और स्थापना कब हुआ था, तो यूएनएफ ट्रिपल सी को 1992 में, लेकिन लागू जो हुआ है ये आप याद रखिएगा। इन्फोर्समेंट जो हुआ है ये आपका कब हुआ है, ये आपका 1994 में। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसका जो सेक्रेटरिएट है यानी सचिवालय है, बॉन में है, यानी जर्मनी, जर्मनी के बॉन में, ठीक है। कॉप वार्षिक बैठक होता है, हर साल ये बैठक होगा आपका, जो आपका क्लाइमेट चेंज पे बात किया जाता है, ठीक है। अब दूसरा हमारा है क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल ये आपका 1997 में आया था। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौता है, ठीक है। ये जलवायु समझौता है वो संधि था, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ये एग्रीमेंट है जिसे 1997 में क्या है, जापान के क्योटो में शहर में अपनाया गया था। इसीलिए क्योटो शहर में आपका अपनाने के कारण ही इनको क्योटो प्रोटोकॉल कहा जा रहा है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। और ये क्या है आपका, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क जो है आपका, यह यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो यूएनएफ ट्रिपल सी के तहत बना जो पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी ये समझौता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। यूएनएफ जो ट्रिपल सी हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, उसके अनुसार बना ये क्या है आपका पहला कानून है, ठीक है। पहला जो है कानूनी रूप से बाध्यकारी ये समझौता है, कानूनी रूप से ये बाध्यकारी समझौता है। तो आप याद रखिएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल जो कैसा है, बाध्यकारी समझौता है। ये आप याद रखिएगा, जो भी इसे ज्वाइन करेगा वो उस पर बाइंडिंग है, ठीक है। अब इसका यहाँ पे देखते हैं कि ये लागू कब से हुआ क्योटो प्रोटोकॉल। देखिए लागू ये आपका आया 1997 में, ठीक है, क्योटो जापान में, ठीक है। लेकिन लागू 2005 में हुआ, ये बात आप याद रखिएगा। पहला लीगली बाइंडिंग है, कानूनी रूप से बाध्यकारी है आपका क्लाइमेट संधि है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, तो मुख्य उद्देश्य जो है आपका कि विकसित देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, ठीक है, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, विकसित देशों द्वारा जो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन हो रहा है ना, उसको कम करना है। ऐसा नहीं कि विकासशील देश, ठीक है, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना। विकासशील देश इसलिए नहीं क्योंकि उनको विकास करने के लिए आपको छूट दिया गया है, ठीक है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो की फीचर्स हम लोग जानते हैं। तो पहला तो ये बाइंडिंग टारगेट्स है, केवल विकसित देश, देखिए ये विकसित देशों को बांट दिया है, विकसित देशों को भी बांट दिया है, ठीक है। तो ये सब पे लागू होता है, लेकिन देखिए बांटा है। केवल विकसित देशों जो एनेक्स 1 कंट्रीज का पर ये बाध्यकारी लक्ष्य है। तो ये बात आप याद रखिएगा। 2008 से 12 के दौरान 2008 से 2012 के दौरान उत्सर्जन को 190 सॉरी 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 1990 के स्तर से लगभग 5% कम करना था, ठीक है। जो 1990 में स्तर था उससे क्या है आपका 5% कम करना था, कब, 2008 से 2012 के बीच में। ओके, दूसरा क्या विशेषता है जो आपका हम लोग पीछे पढ़े, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो सीबीडीआर सिद्धांत लागू होगा, ठीक है, लागू। विकासशील देशों जैसे भारत पर कोई बाध्यकारी लक्ष्य नहीं है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, ऐसा नहीं कि सीबीडीआर में शामिल है तो आपका बाध्यकारी लक्ष्य है। लचीले तंत्र है, फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म है आपका, क्या, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, ओके, जिसको सीडीएम बोला जाता है। विकसित देश विकासशील देशों में प्रोजेक्ट लगाकर क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मान लिया जाए कि विकसित देश आपका विकासशील देशों में कोई प्रोजेक्ट लाए, तो वहाँ से अगर जो उत्सर्जन अगर कम निकल रहा है तो वो अपना क्रेडिट कर सकते हैं। तो इसी के एक टॉपिक आता है आपका कार्बन क्रेडिट, ठीक है, कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म। तो ये भी आपको पढ़ना है, इन्वायरमेंट में पढ़ाया जाता है। ओके, दूसरा क्या है कि इमिशन ट्रेडिंग। देखिए इमिशन ट्रेडिंग, देखिए देश अपने इमिशन अलाउंस खरीद बेच सकते हैं, यही मैं बोल रहा था, कार्बन ट्रेडिंग जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है, कार्बन इमिशन ट्रेडिंग, ठीक है।
फिर दूसरा क्या है, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, जेआई आता है, ठीक है। विकसित देश आपस में प्रोजेक्ट करके उत्सर्जन कम करते हैं, ठीक है। दूसरा चरण क्या होता है इसका, तो दोहा अमेंडमेंट होता है आपका। दोहा अमेंडमेंट 2012 में, अवधि क्या है 2013 से 2020 तक ये लागू हुआ था। सीमाएं क्या था, केवल विकसित देशों तक ये सीमित था। अमेरिका ने इसे रेटिफाई अभी तक नहीं किया है। चीन और भारत जैसे बड़े उत्सर्जक पर बाध्यता ये नहीं होता है, ठीक है। चीन, आपका पता होना चाहिए कि भारत आपका थर्ड आपका कार्बन इमिशन में आपका है। आज ही न्यूज में मैं पढ़ाया हूँ आपका द हिंदू में, तो आप जाके वहां से भी पढ़ सकते हैं। ओके, अगला क्या है आपका, पेरिस एग्रीमेंट। ओके, पेरिस एग्रीमेंट है अगला हमारा मुद्दा। तो पेरिस एग्रीमेंट को पढ़ते हैं। क्या है पेरिस एग्रीमेंट, देखिए पेरिस एग्रीमेंट 2015, पेरिस एग्रीमेंट एक वैश्विक जलवायु समझौता है जिसे 2015 में फ्रांस के पेरिस COP20 सम्मेलन में के दौरान अपनाया गया था। कहाँ अपनाया गया था, तो फ्रांस में जब COP21 सम्मेलन हो रहा था उस दौरान पेरिस एग्रीमेंट को अपनाया गया था, ठीक है। ये भी यूएनएफ ट्रिपल सी को, मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत ही बना हुआ है। लागू कब हुआ, ये 2015 में अपनाया, लेकिन 2016 से ये लागू हुआ, ठीक है। अब क्या है आगे, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए मुख्य उद्देश्य इसका क्या है कि तापमान नियंत्रण, ठीक है, वैश्विक तापमान वृद्धि वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास इसमें किया गया है, ठीक है। दूसरा क्या है कि जलवायु अनुकूलन, एडेप्टेशन, देशों की क्षमता बढ़ाना ताकि वो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपट सके, ठीक है। थर्ड क्या है आपका, वित्तीय सहायता, विकसित देश विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देगा। और फोर्थ आपका टेक्नोलॉजी जो है हस्तांतरण भी किया जा सकता है, तकनीकी हस्तांतरण की भी बात आता है, ठीक है। प्रमुख विशेषता क्या है कि नेशनल डिटरमाइंड आपका डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जिसको एनडीसी कहा जाता है, ठीक है। नेशनली डिटरमाइंड जो आपका कंट्रीब्यूशंस है, ये इसकी विशेषता है। मतलब क्या हुआ, हर देश अपने आप एक लक्ष्य तय करे कि मतलब हम 2030 तक कार्बन एमिशन को 1.5 डिग्री तक करेंगे, या कुछ भी, मतलब हम कम करेंगे, या कुछ जो अपना लक्ष्य खुद ही तय करे, ठीक है। जैसे अभी 2000 आपका 25 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अगर मान लिया कि 72 टन अगर आप डेली एमिशन कर रहे हैं, तो इसको आपको 2030 तक जीरो करना है। तो ये आप खुद ही लक्ष्य आप तय कीजिए, ऐसा नहीं है कि सामने वाला आपका लक्ष्य बना के देगा, यह एग्रीमेंट में ऐसा कहा गया, ठीक है। इसी को बोला जाता है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। हर देश अपने लक्ष्य खुद तय करे, हर 5 साल में इसका अपडेट करना होता है। मतलब जो भी लक्ष्य आप किए हैं, तय किए हैं, उसका 5 साल पर आपको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, बाइंडिंग नहीं है लेकिन, ठीक है। दूसरा क्या है, यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन, क्या है आपका वैश्विक जो भागीदारी सभी देशों पर लागू होगा, डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों पर ये लागू होगा, ठीक है। थर्ड क्या है, ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क है। मतलब क्या है, देशों को अपने प्रयासों की रिपोर्ट देनी होती है, ओके, तो ये आप याद रखिएगा। फोर्थ क्या है आपका, ग्लोबल स्टॉक टेक जो है आपका क्या है, स्टॉक टेक, मतलब हर 5 साल में प्रगति की आपका समीक्षा करना होता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ओके। भारत की भूमिका क्या है, तो ये हम लोग देखते हैं। तो भारत ने 2015 में एग्रीमेंट को अपनाया था, 2015 में आया था तो एग्रीमेंट को अपनाया था। प्रमुख लक्ष्य क्या रखा था, देखिए खुद से ये तय किया है, यानी एनडीसी, यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, खुद से ये तय किया है कि 2030 तक इमिशन इंटेंसिटी में कमी किया जाएगा, नॉन फॉसिल फ्यूल ऊर्जा क्षमता बढ़ाया जाएगा, ठीक है। और पहल क्या किया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसके लिए अपनाया गया था, ठीक है। और आपका शॉर्ट फॉर्म में जाना जाए तो आपका पेरिस एग्रीमेंट अपनाया गया कब, 2015 में, COP21 पेरिस में सम्मेलन चल रहा था वहाँ, और लागू 2016 से। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है आपका नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की बात है कि खुद से अपना देश अपने खुद से लक्ष्य तय करे, और 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को, मतलब तापमान को रखना है, वैश्विक तापमान को, ये अक्सर पूछा जाता है, तो ये भी बात आप याद रखिएगा, ओके।
क्या है, अब जो भारत का प्लान देखते हैं कि भारत क्या कर रहा है इनिशिएटिव। तो भारत कर रहा है कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। देखिए इंटरनेशनल तो देख लिए कौन कौन हुआ आपका, आपका यूएनएफ ट्रिपल सी सी का गठन हुआ, फिर उसके बाद आपका क्योटो प्रोटोकॉल आया, फिर उसके बाद आपका आया पेरिस एग्रीमेंट आया। तो ये इस सब पे मुद्दा आया, दोहा का एग्रीमेंट आया, दोहा डिक्लेरेशन आया, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल पहल हो गया क्लाइमेट चेंज के लिए। लेकिन भारत अपने लेवल पे क्या कर रहा है, भारत अपने स्तर पर तो ये देखते हैं। तो पहला जो इसका है कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। जो मुद्दा जो ज़्यादा हाईलाइटेड रहता है ना, उसी को मैं यहाँ पे लाया हूँ। बहुत सारे पहल ऐसे चलाए गए हैं, लेकिन ये पहल ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। क्या है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जो एनएपीसीसी भारत सरकार द्वारा 2008 में शुरू किया गया एक व्यापक नीति ढांचा है, ठीक है। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया था। तो किसने लॉन्च किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए और सतत विकास के लिए को बढ़ावा देने के लिए इसे लॉन्च किया है। तो ये बात आप याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है इसका, तो उद्देश्य जो है आपका जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना है, ठीक है। जो प्रभाव है ना, इफेक्ट जलवायु परिवर्तन, उसको कम किया जाए। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, ठीक है। नेचुरल जो रिसोर्सेस हैं उनको प्रोटेक्शन देना, और ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, ठीक है। तो एनर्जी एफिशिएंसी और आपका क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, ठीक है। अब इसके लिए जो एनएपीसीसी जो है आपका नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत 8 राष्ट्रीय मिशन चलाया गया, ठीक है। 8 नेशनल मिशन, तो ये बात आप याद रखिएगा। इसमें इंक्लूडिंग है आपका नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पे 8 राष्ट्रीय मिशन चलाया गया। जैसे आपका पहला मिशन है नेशनल सोलर मिशन, ठीक है, आप याद रखिएगा। ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन फिर से आप जान लीजिए, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है, भारत को सोलर एनर्जी लीडर बनाना है, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। दूसरा कौन सा है आपका, नेशनल मिशन ऑन नेशनल मिशन फॉर इनहेंस्ड एनर्जी इफिशियंसी, यानी NME ठीक है, NME ठीक है। नेशनल मिशन फॉर इनहेंस्ड एनर्जी इफिशियंसी, ऊर्जा दक्षता बढ़ाना, उद्योग में ऊर्जा बचत करना, ठीक है। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा। थर्ड क्या है, नेशनल वाटर मिशन, ठीक है। जल संरक्षण और कुशल उपयोग करना, जल को संरक्षण करना, उसका उपयोग कुशल करना, ठीक है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप इसका स्लोगन है। तो ये भी आप याद रखिएगा नेशनल वाटर मिशन का। फोर्थ क्या है हमारा, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को मतलब सशक्त करना है। तो इसके लिए कृषि, जलवायु अनुकूल कृषि लाना है, सूखा रोधी फसलें उगाना है, तो उत्पाद करना है। तो ये इसके लिए फोर्थ था, ठीक है। फिफ्थ क्या है हमारा, तो फिफ्थ जो बोल रहा है, नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया, मतलब क्या है कि राष्ट्रीय मिशन जो चलाया गया है किसके लिए, ग्रीन इंडिया के लिए। वनों का इसमें विस्तार किया जाएगा, एफॉरेस्टेशन किया जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। सिक्स्थ क्या बोल रहा है आपका, छठा जो मिशन चलाया गया है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, मतलब क्या है, हिमालय जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी क्या रक्षा किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा सिक्स्थ का। और सातवां मिशन जो चलाया गया है कौन सा है आपका, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। क्या है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, तो शहरी योजना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, विकसित करना, ऊर्जा कुशल भवन बनाना। तो ये आपका सातवां मिशन है। आठवां मिशन जो लास्ट मिशन है, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अनुसंधान और ज्ञान का विकास करना, इसका ये मिशन का आठवां मिशन का कार्य है, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या है इन सब का, तो देखिए बहुक्षेत्रीय यानी मल्टी सेक्टोरल दृष्टिकोण है, बहुत क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों की भागीदारी इसमें बढ़ाया गया है। स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है। स्टेट भी अपना एसएफसीसी चला रहा है। भारत की जलवायु रणनीति में ये क्या है, भूमिका अपना देगा। कैसे, देखिए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज भारत की क्लाइमेट पॉलिसी का आधार है, ठीक है। यह पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो नेशनली डिटरमाइंड आपका कंट्रीब्यूशन को हासिल करने में ये मदद करता है। ओके, अब यहाँ पे हमारा दूसरा जो है आपका
कौन सा है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है? एक वैश्विक पहल है जिसे 2015 में शुरू किया गया था। जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था ना, तो वहाँ पे उसके बाद ये क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस शुरू किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था? तो भारत और फ्रांस ने मिलकर पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, जो COP20 पेरिस में चल रहा था, उसी के दौरान ये लॉन्च किया था। ठीक है, भारत और फ्रांस मिलकर। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप याद रखिएगा कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारत और फ्रांस के द्वारा। मुख्य उद्देश्य क्या है? सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और जीवाश्म ईंधन पर जो निर्भरता है उसका कम करना। ठीक है, तो ये उद्देश्य हम लोग जानेंगे कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है, सोलर एनर्जी को, और जीवाश्म ईंधनों पर जो निर्भरता है उसको कहीं कम करना है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। हेडक्वार्टर इसका याद रखिएगा कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा, भारत में है। ठीक है, ओके। सदस्य देश कौन सा है? तो 120 से अधिक देश हैं। ठीक है, मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाले इनके ज़्यादा देश हैं, तो ये भी सदस्य हैं, तो ये भी आप याद रखिए। कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित देश को प्राथमिकता, इस पर फोकस किया गया है, प्राथमिक फोकस पे है, तो ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, अब ये जो इसका उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य? बोल रहा है कि सौर ऊर्जा को सस्ती और सुलभ बनाना है। ठीक है, सौर ऊर्जा को क्या करना है? सस्ती और सुलभ बनाना है। विकासशील देशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता करना है। ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देना है। प्रमुख पहल इसके तहत भी स्टार्ट किया गया है, जैसे सोलर पंप कृषि के लिए, सोलर मिनी ग्रिड्स लगाया जा रहा है, रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, सोलर फाइनेंस मोबाइलाइजेशन किया जा रहा है। तो इसके तहत भी मैं आपका बहुत सारी पहले स्टार्ट किया गया है। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा। इसका महत्व देखते हैं थोड़ा सा। तो महत्व क्या है इसका? तो जलवायु परिवर्तन से लड़ाई, ऊर्जा सुरक्षा, ठीक है, विकासशील देशों के लिए लाभ होगा। भारत की भूमिका क्या है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सह संस्थापक है, को फाउंडर है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का ये पहल चलाया गया है, और वैश्विक सौर नेतृत्व में भारत अग्रणी है। ठीक है, स्थापना इसका कब हुआ? 2015 में। लॉन्च इसका कॉप 2000 सॉरी COP21 पेरिस में। मुख्यालय गुरुग्राम में। भारत और फ्रांस का ये आपका संयुक्त पहल है, तो ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा था क्लाइमेट चेंज के बारे में। पूरे तरीके से आपको मैं इंटरनेशनल और नेशनल दोनों आपका करवा चुका हूँ। ठीक है, पहल भी और इसके बारे में। अब हमारा यहाँ से क्या हो जाता है? अब यहाँ से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? यहाँ से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इसका MCQ। तो प्लीज़ आप लोग केयरफुली ध्यान दीजिएगा। आज का थोड़ा सा क्लास ज़्यादा ही लंबी है। ठीक है, तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए लर्नर हैं प्लीज़, और जो भी बच्चे हैं प्लीज़ अपने भाई बहन, भाई बंधुओं से, परिवार से, जो भी पढ़ने वाले हैं उनको भी बोलिए कि सब्सक्राइब ये वेब्स अकेडमी को करें, वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रेटेजी चैनल को, यूट्यूब चैनल को, और ताकि वो अपने एग्जाम की तैयारी हमारे साथ जुड़कर कर सके। ठीक है, और एक छोटा सा लक्ष्य है हमारा 1000 सब्सक्राइबर का, तो उसे जरूर जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए। और जो भी ये पहले 1000 सब्सक्राइबर होंगे, जो 4 फाउंडेशन कोर्स आने वाले हैं ऐप पे, उनमें इनको रियायत दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन से कोई क्योटो क्योटो जो प्रोटोकॉल है की विशेषता है? क्योटो प्रोटोकॉल की विशेषता पूछा जा रहा है यहाँ पे। ओके, तो पहला कथन हम लोग देखते हैं। क्या कथन बोल रहा है? कि यह लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। क्या ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है? बिल्कुल सही है। यह सभी देशों पर समान रूप से लागू होता है। ऐसा नहीं है, सभी देशों पर नहीं, विकसित देशों पे। ठीक है, केवल ये विकसित देशों पर ये लागू होता है। तो ये हमारा गलत हो गया। पहला। दूसरा, इसमें क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म शामिल है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म इसमें शामिल है, इसका महत्वपूर्ण हिस्सा ही है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। इसलिए हमारा कौन सा हो जाएगा? एक और 3 हो जाएगा। यानी किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है एक, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में है 1 और 3। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पेरिस एग्रीमेंट के बारे में पूछ रहा है। ये कब आया था? तो 2015 में। ठीक है, हुआ था। ठीक है, COP21, ठीक है, जो फेमस है पेरिस का। इसी में आपका पेरिस एग्रीमेंट हुआ था COP21 में ही। तो इसमें क्या है? ये सभी देशों पर लागू होता है। क्या ये सभी देशों पर लागू होता है? बिल्कुल यूनिवर्सल है, तो ये सभी देशों पर लागू होगा। इसमें नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का प्रावधान किया गया। बिल्कुल NDC का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये इसका जो है प्रावधान कोर हिस्सा माना जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देश अपने
अपना लक्ष्य जो है खुद तय करे, ठीक है? अपना लक्ष्य अपने अपने द्वारा ये तय करे, ठीक है? तो ये आप याद रखिए। ये केवल विकसित देशों के लिए बाध्यकारी नहीं है, नहीं, ये सभी देश पर लागू होता है लेकिन बाध्यकारी नहीं है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि केवल विकसित देशों पर ये बाध्यकारी नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा यहाँ पे सही, केवल 1 और 2। ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज यानी एनएपीसीसी के मिशन है? तो पहला देखिए, नेशनल सोलर मिशन, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? नेशनल वाटर मिशन, ये भी हम लोग अभी देखें, ये भी सही है। थर्ड क्या है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी मिशन, नहीं, ये नेशनल बायोडाइवर्सिटी मिशन का मतलब नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का हिस्सा नेशनल बायोडाइवर्सिटी मिशन नहीं है। ये बात आप याद रखिएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, केवल 1 और 2, ठीक है? अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? देखिए कि आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC जो है आपका यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या बोल रहा है आपका? यह 1992 में जो 1992 में रियो समिट में अपनाया गया। बिल्कुल ये सही बात है। रियो समिट हुआ था जिसको अर्थ समिट भी बोला जाता है, ठीक है? अर्थ सम्मेलन भी बोला जाता है, अर्थ समिट भी। रियो समिट को रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है? ओके। इसका उद्देश्य जो है ग्रीन हाउस गैसेस को स्थिर करना है, ये भी सही है, ठीक है? इसका मुख्य उद्देश्य है, यानी दूसरा भी हमारा सही हो गया। और थर्ड है आपका, यह लीगली बाइंडिंग इमिशन रिडक्शन ट्रीटी है, नहीं, ये आपका लीगली बाइंडिंग इमिशन ट्रीटी नहीं है, वो है आपका क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है? क्योटो प्रोटोकॉल यानी 1997 में जो आया था वो था, ठीक है? वो पहला लीगली बाइंडिंग आपका कानून है, ठीक है? तो ये लीगली बाइंडिंग आपका ट्रीटी था, ठीक है? तो थर्ड हमारा गलत हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोला जा रहा है कि इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में सही कथन चाहिए, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। तो पहला जो कथन है कि इसका मुख्यालय भारत में है, बिल्कुल भारत के गुरुग्राम में है, ठीक है? गुरुग्राम। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। यह केवल विकसित देशों का संगठन है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि विकसित देशों का ही संगठन है। इसमें सभी देशों के लिए खुला हुआ है, ठीक है? सभी देशों के लिए खुला हुआ है। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है, बिल्कुल सही है। इसीलिए तो सोलर प्रमोशन कर रहा है, यानी सोलर पंप आपका दे रहा है, सोलर ग्रिड आपका चला, रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट चला रहा है। तो ये सोलर मतलब सौर ऊर्जा को बढ़ावा ही दे रहा है, ठीक है? इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 और आपका कौन सा है? 3 है, ठीक है? तो 1 और 3 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है हमारा क्या कि निम्नलिखित में कौन सा जैसे पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? तो पहला जो है आपका क्या है? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, डिटरमिनेड कंट्रीब्यूशन जो है ये आपका आता है, ठीक है? जिसमें क्या है, अपने से अपने देश जो है अपने आप से ये किसी मतलब जलवायु परिवर्तन के ये लक्ष्य एक आपसे तय करे, ठीक है? और ग्लोबल स्टॉक टेक, नहीं, ये आपका ग्लोबल स्टॉक टेक जो है आपका ये भी सही है, ठीक है? हर 5 साल में क्या है, ग्लोबल स्टॉक टेक ये आपको देना पड़ता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी दूसरा भी हमारा सही हो गया। और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, सीडीएम, ये आपका क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है ना, ये क्योटो में था। आप लोग अगर गौर ध्यान दिए होंगे तो क्योटो प्रोटोकॉल में था। तो ये बात आप याद रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में आया था उसके तहत था, ठीक है? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है कथन? पहला कथन, इसमें इमिशन ट्रेडिंग का प्रावधान है। इसमें इमिशन ट्रेडिंग का प्रावधान है, बिल्कुल प्रावधान है, ठीक है, शामिल किया गया है। दूसरा क्या है कि यह बॉटम अप अप्रोच पर आधारित है, नहीं, ये टॉप टू डाउन है, ठीक है? टॉप टू डाउन है, बॉटम अप अप्रोच नहीं है, टॉप टू डाउन, ठीक है? टॉप टू डाउन पे ये एक काम करता है, ठीक है? अप्रोच अपनाता है। तो इसलिए हमारा दूसरा जो है हमारा गलत हो गया। थर्ड आपका क्या है कि यह एनेक्स 1 देशों को टारगेट देता है, तो ये बिल्कुल सही है। विकसित देशों को ही ये आपका टारगेट देता है, ठीक है? विकसित देश को। ओके, तो ये थर्ड हमारा सही है, यानी 1 और 3 केवल
1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है कथन भाई, देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज लीगली आपका बाइंडिंग इमिशन टारगेटेड तय करता है। क्या यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज लीगली आपका बाइंडिंग इमिशन टारगेट करता है? तो ये आपका करता है? बिल्कुल नहीं। ये तो आपका कौन करता है? आपका क्योटो प्रोटोकॉल करता है लीगली बाइंडिंग, ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो दूसरा क्या बोल रहा है हमारा, ये पेरिस एग्रीमेंट में सभी देशों की भागीदारी है। दूसरा हमारा सही है, सभी देशों का भागीदारी है, पेरिस यूनिवर्सल है ये। और क्योटो प्रोटोकॉल केवल विकसित देशों पर लागू होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। थर्ड भी देखिए, आपको ये फंसा सकता है, ये दोनों जो है आपका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपका 1 और थर्ड आपका फंसा सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक रिजिड वर्ड आ गया है, और ये आपको इसलिए फंसा सकता है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में बोल रहा है, तो लीगली बाइंडिंग एमिशन टारगेट होगा ही होगा, तो ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 और 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है आपका कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत क्या है, निम्नलिखित में से कौन से मिशन शामिल है? तो कौन सा मिशन शामिल है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के? तो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, क्या है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट आपका शामिल है, तो ये बिल्कुल सही है। नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा, ये नहीं शामिल है भैया। क्लीन गंगा एक अलग है, ठीक है, ये अलग से ये स्कीम है, स्वच्छ भारत के तहत ये लाया गया। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया ये भी शामिल है, यानी 1 और 3 शामिल है ये, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाना है। ओके, आगे चलते हैं। अगले प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है के संदर्भ में कौन सा कथन निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, यानी इनमें से कौन सही विकल्प है? तो सही विकल्प को चुने। पहला जो है हमारा, यह केवल कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित देशों के लिए सीमित है। नहीं, देखिए आपका जैसे इसमें सीमित नहीं है, लेकिन प्राथमिकता दिया जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि प्राथमिकता दिया जाता है, लेकिन ये सीमित बोल दिया ना, केवल बोल दिया, ठीक है, और यहाँ पे सीमित बोल दिया, तो इसलिए हमारा ये गलत हो गया, ठीक है। अब इसमें जो मेंबरशिप है ना, सभी देशों के लिए खुल गया, पहले ये सीमित था। इसका मुख्यालय भारत में है, बिल्कुल ये गुरुग्राम में है, ठीक है, गुरुग्राम में है भारत में, तो ये बात आप याद रखिएगा। इसका उद्देश्य रिन्यूएबल एनर्जी के सभी स्रोतों को बढ़ावा देना है। नहीं, ये सभी स्रोतों को नहीं है, ये सोलर आपका फोकस जो है आपका सोलर एनर्जी पे है, तो ये आप बात याद रखिएगा। तो इसलिए हमारा केवल और केवल 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कितना मजेदार क्वेश्चन था यार, ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आता है रियली। आपको जब पूरे तरीके से अगर कोई बच्चा पढ़ा हुआ हो ना, तो उनको बहुत मजा आ रहा होगा कि क्या क्वेश्चंस है, मतलब मजा भी आना चाहिए ना। आप पढ़ रहे हो तो आपको जब तक मजा ना आए, किसी काम में अगर मन ना लगे, मतलब मजा मतलब मन लगना, ठीक है, गलत वे में आप मत लीजिएगा, ठीक है। आप किसी, जैसे आप क्रिकेट ही खेलते हो, ठीक है, क्रिकेट खेले, अब वो क्रिकेट में अगर आप चौका छक्का आप जब मारते हो तो कितना अच्छा लगता होगा अपने आप में भी, या कोई आपका फेवरेट प्लेयर अगर चौका छक्का मारे तो आपको मजा आता होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन से सीबीडीआर यानी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। तो पहला जो कथन बोल रहा है कि सभी देशों की समान जिम्मेदारी, ऐसा नहीं, समान जिम्मेदारी नहीं है, सभी देशों को, विकसित देशों को इसमें ज़्यादा दिया गया है, ठीक है, और विकसित देशों की अधिक जिम्मेदारी है। दूसरा बिल्कुल सही है, ठीक है, डेवलपमेंट कंट्रीज क्रेडिट्स खरीदते हैं, और यह सिद्धांत यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में शामिल है, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो यानी हमारा एक और सॉरी 2 और 3, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा। ओके, ठीक है, ये बी है, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, क्योटो प्रोटोकॉल में सीडीएम का प्रावधान है, बिल्कुल सीडीएम का प्रावधान है।
दूसरा क्या कथन बोल रहा है कि सीडीएम के तहत विकासशील देश एमिशन क्रेडिट खरीदते हैं। नहीं, इसमें जो आपका कौन खरीदता है? डेवलप्ड कंट्री यानी विकसित देश खरीदता है, ठीक है? तो विकसित देश खरीदता है, तो ये दूसरा बिल्कुल गलत है। थर्ड आपका क्या बोल रहा है कि सीडीएम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ये इसका लक्ष्य ही है, ठीक है? तो ये जाहिर सी बात है सही है, तो यानी 1 और 3 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा? कह रहा है आपका कि पेरिस एग्रीमेंट के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो पेरिस एग्रीमेंट क्या यह एक लीगली बाइंडिंग एमिशन टारगेट तय करता है? बिल्कुल नहीं। जो लीगली ये आपका क्या करता है? नेशनली, ठीक है, नेशनली डिटरमिनेंट कंट्रीब्यूशन तय करता है कि खुद से आप तय कीजिए, ठीक है, लीगली बाइंडिंग नहीं है किसी पे। जो लीगली बाइंडिंग करता है वो क्योटो में करता है, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल यानी 1997 वाला जो कानून है, ठीक है, इसमें है। इसमें क्या है? ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क है आपका, तो इसलिए हमारा दूसरा कथन जो है आपका सही हो जाएगा, दूसरा कथन सही। थर्ड जो आपको देखते हैं, तो थर्ड जो है हमारा क्या बोल रहा है आपका कि ये टॉप टू डाउन अप्रोच पर आधारित नहीं है, ये बॉटम अप अप्रोच है, ये बात आप याद रखिएगा, बॉटम अप है। ओके, तो टॉप टू डाउन नहीं है, ये बॉटम अप है। ओके, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सिर्फ ए हो जाएगा सही, यानी केवल 2 हो जाएगा, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समझौता और विशेषता, यूएनएफसीसीसी लीगली बाइंडिंग टारगेट, बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल इमिशन ट्रेडिंग, बिल्कुल सही। दूसरा है पेरिस एग्रीमेंट नेशनली डिटरमिनाइड कंट्रीब्यूशन, ये बिल्कुल सही है। तो यानी 2 और 3 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में हमारा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा यह से नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज के उद्देश्य हैं? तो पहला देखते हैं क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना, बिल्कुल, सोलर मिशन के तहत। ओके, और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर करना, तो ये भी सही है। फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी को बढ़ाना, नहीं, फॉसिल फ्यूल को नहीं, आपका नॉन फॉसिल फ्यूल्स को डिपेंडेंसी को बढ़ाना है, ठीक है, तो ये थर्ड हमारा गलत हो गया। ओके, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है ये हमारा आपका? देखिए, निम्नलिखित में कौन से पेरिस एग्रीमेंट के तहत अनिवार्य है यानी बाइंडिंग है? तो आपका एनडीसी तय करना ये आपका अनिवार्य है, एनडीसी सबमिट करना है, ठीक है, मैंडेटरी है ये। तो नेशनली डिटरमिनेंट कंट्रीब्यूशन, ठीक है, खुद से अपना लक्ष्य तय करे देश का। और एनडीसी के टारगेट को अचीव करना ये आपका बाइंडिंग नहीं है, ठीक है, ये टारगेटिंग है, लक्षित है, ठीक है, आपका लक्षित है, बाध्यकारी नहीं है, तो ये अब आप याद रखिएगा। प्रोग्रेस रिपोर्ट देना ये आपका जरूरी है, रिपोर्टिंग जरूरी है, यानी बाइंडिंग है, यानी 1 और 3, तो किसमें है? ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आपको पेरिस एग्रीमेंट पूरे तरीके से कंप्लीट हो रहा है, यूएनएफसीसीसी पूरी तरह से, क्योटो प्रोटोकॉल भी हो रहा है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज भी पूरे तरीके से कंप्लीट होते जा रहा है। तो ये होता है पढ़ने का और एमसीक्यू करने का तरीका, ठीक है। बहुत सारे टीचर एमसीक्यू करवाते होंगे या करवा रहे होंगे। देखिए, इस तरीके से जो करवाना है ना, बहुत ही मायने रखता है और बहुत मेहनत लगता है यार, ऐसा आसान नहीं है। आप लोग तो आते हैं, देखते होंगे, चले जाते होंगे, लेकिन एक छोटा सा हम बोलते हैं, लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हमारी मजबूरियां हैं, क्योंकि हम भी तो किसी स्वार्थ के साथ ही है ना जुड़े हुए, ऐसा तो नहीं है कि बिना स्वार्थ के साथ जुड़े हुए, ठीक है। ठीक है, तो ये बात को आप समझिए। ओके, क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, क्योटो प्रोटोकॉल का पहला कमिटमेंट पीरियड 2008 से 12 तक था, बिल्कुल सही है। दोहा अमेंडमेंट सेकंड कमिटमेंट पीरियड संबंधित था, बिल्कुल, ये 2012 से 20 तक का था, ठीक है, 2012 से 20 तक का ये दोहा अमेंडमेंट सेकंड कमिटमेंट पीरियड था। और यूएसए क्योटो प्रोटोकॉल का हिस्सा है नहीं, ये कार्बन ट्रेडिंग यूएसए जो है ना रेटिफाई ही नहीं किया है, ठीक है, अभी तक रेटिफाई नहीं किया, इसलिए यूएसए हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, केवल 1 और 2, ये बात आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन से यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत आते हैं, ठीक है।
तो ये देखिए आपका कौन सा आ गया, यूएनएफ ट्रिपल सी के तहत कौन आते हैं? तो पहला है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, बिल्कुल सही है, कॉप का होता है, ये बॉडी है। और एनेक्स वन और नॉन एनेक्स वन क्लासिफिकेशन, ये भी सही है। एनेक्स का क्लासिफिकेशन भी है, दूसरा भी सही है। कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म, ये कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म जो है क्योटो से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये यूएनएफ ट्रिपल सी से नहीं है, यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से जुड़ा नहीं है। ओके, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, केवल एक और दो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित युगमों पर विचार करें। क्या है मिशन और उद्देश्य दिया गया? तो सोलर मिशन यानी नेशनल सोलर मिशन रिन्यूएबल एनर्जी की बात करता है, बिल्कुल सही है। नेशनल वाटर मिशन, ये वाटर कंजर्वेशन की बात करता है, बिल्कुल सही है। नेशनल हैबिटेट, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन का बात करता नहीं, ये जो है ना आपका अर्बन का बात करता है, अर्बन प्लानिंग का बात करता है, ठीक है, अर्बन प्लानिंग का, नॉट फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ओके, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, केवल एक और दो स्टेटमेंट है जो हमारा सही है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्या बोल रहा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यह यूएन की एक एजेंसी है, ऐसा नहीं है। ये आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत और फ्रांस के द्वारा आपका जब 2015 का जब पेरिस एग्रीमेंट चल रहा था ना, COP 21, तो उसी के तहत ये आपका गठबंधन किया गया था, ठीक है, संयुक्त गठबंधन है, अलायंस किया गया था। इसका उद्देश्य सोलर एनर्जी डिप्लॉयमेंट करना, बिल्कुल इसका प्रमोशन करना इसका कोर है। तो दूसरा हमारा स्टेटमेंट सही है। और यह ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल ये ट्रीटी बेस्ड ही ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंटर गवर्नमेंटल यानी अंतर सरकारी संगठनों का ये आपका संगठन है, ठीक है, तो अंतर सरकारी संगठन है। ओके, तो एक और दो और तीन किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ओके, तो यहाँ से हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला प्रश्न पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है लगा हुआ कि निम्नलिखित में कौन से क्योटो प्रोटोकॉल को फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म बनाता है? तो कौन है क्योटो प्रोटोकॉल के फ्लेक्सिबल लचीला जो यंत्र है तंत्र है, कौन है आपका, तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, सीडीएम, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है आपका, इमिशन ट्रेडिंग, ये भी सही है, ठीक है। थर्ड क्या है आपका, ग्लोबल स्टॉक टेक, ठीक है, ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है ना, इसका है ही नहीं, ये पेरिस एग्रीमेंट का हिस्सा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फंसाया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा सही, केवल एक और दो। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, पेरिस एग्रीमेंट में लॉस एंड डैमेज का प्रावधान है, बिल्कुल लॉस एंड डैमेज का प्रावधान किया गया है, ठीक है, कंसेप्ट इसमें शामिल है। और दूसरा क्या है आपका कि यह डेवलप्ड देशों को लीगली बाइंडिंग फाइनेंस देने के लिए बाध्य है, करता है, ऐसा नहीं है, फाइनेंसिंग बाइंडिंग यहाँ बात ही नहीं है, कमिटमेंट है, ऑब्लिगेशन नहीं, ठीक है, कमिटमेंट है, ऑब्लिगेशन नहीं, तो ये बिल्कुल दूसरा गलत है हमारा। इसमें एडेप्टेशन को मिटिगेशन जितना महत्व दिया गया है, ये भी बात बिल्कुल सही है, एडेप्टेशन को मिटिगेशन सामान्य इतना ही आपका अनुकूलन को भी महत्व दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही, केवल एक और तीन हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जैसे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत वर्गीकरण है? तो ये देखिए आपका वर्गीकरण, ये आप देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। एनेक्स 1 जो है इसमें डेवलप्ड करनी यानी विकसित देश, ये आप लिख लीजिएगा, विकसित देश फंसाया जाता है क्वेश्चन, यूपीएससी में तो फंसा देता है भाई। एनेक्स 2 ये आपका फाइनेंशियल सपोर्ट वाले है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा देशों के द्वारा, विकसित देशों के द्वारा, ठीक है, विकासशील को। थर्ड में है कि ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है, यानी एनेक्स 1 और एनेक्स 2 ही सिर्फ किया गया है, यानी एक और दो विकल्प हमारा सही है, तो केवल ए हो जाएगा, मतलब ए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक और दो, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है हमारा क्या कि निम्नलिखित में कौन से ऐसा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज यानी NAPCC के अंतर्गत आते हैं? तो पहला जो है हमारा नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया बिल्कुल सही है। ओके, दूसरा क्या है हमारा कि नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड क्या है हमारा, नेशनल बायो एनर्जी, ये थर्ड हमारा गलत है। ओके,
तो ये आप याद रखिएगा, जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, केवल एक और दो। अगला प्रश्न बोल रहा है क्या हमारा, देखिए कि इंटरनेशनल सोलर एलायंस के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ठीक है, पहला कथन है कि यह लीगली बाइंडिंग ट्रीटी के माध्यम से स्थापित हुआ है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी के माध्यम से ही स्थापित हुआ है। ये केवल डेवलपिंग कंट्री तक सीमित है ऐसा नहीं है, डेवलप्ड कंट्री भी है, सभी देशों के लिए खुला है। थर्ड है हमारा, यह सोलर एनर्जी फाइनेंसिंग पर भी काम करता है। बिल्कुल, सोलर फाइनेंस मोबिलाइजेशन करता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक और तीन सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी करते हैं हम लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा पेरिस एग्रीमेंट का प्रमुख तत्व है। पहला क्लाइमेट फाइनेंस, अब बिल्कुल सही है। क्लाइमेट फाइनेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये भी सही है, मतलब तकनीक हस्तांतरण। कार्बन बॉर्डर टैक्स, इसमें नहीं है। कार्बन बॉर्डर टैक्स तो यूरोपियन यूनियन का पॉलिसी है। ठीक है, CBAM मैकेनिज्म ये लागू किया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक और दो। ओके, अगला प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा, ये देखिए, कह रहा है आपका कि क्योटो प्रोटो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, क्योटो प्रोटोकॉल में ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन शामिल होता है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या है कि ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन आपका क्या है आपका केवल डेवलपिंग देशों के बीच है, नहीं, केवल डेवलपिंग नहीं है, डेवलप्ड देशों के बीच में है। ठीक है, डेवलपिंग नहीं, डेवलप्ड होगा। ठीक है, विकसित देश होगा, यहाँ पे विकासशील देश नहीं, विकसित देश होगा। ओके, तो इसलिए हमारा गलत हो गया। थर्ड आपका है, क्या बात कर रहा है, यह इमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट से संबंधित है। ये इमिशन जो है रिडक्शन प्रोजेक्ट से संबंधित है, बिल्कुल सही है। एक और तीन केवल, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ओके, और अगला प्रश्न है, क्या बोल रहा है हमारा, देखिए, निम्नलिखित में कौन सा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो आपका UNFCCC का उद्देश्य है। तो पहला, ग्रीन हाउस गैस को क्या करना है आपका, क्या करना है, स्टेबलाइज करना है, बिल्कुल सही है आपका। दूसरा क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, ये भी बिल्कुल सही है। बाइंडिंग इमिशन कट्स लागू करना है, ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक और दो। ओके, अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहल और विशेषता, पेरिस एग्रीमेंट बॉटम अप अप्रोच है, बिल्कुल सही है। क्योटो प्रोटोकॉल टॉप टू डाउन अप्रोच है, बिल्कुल सही है। UNFCCC बाइंडिंग एमिशन टारगेट है, नहीं, एक और दो, केवल एक और दो, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा, देखिए, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह मिटिगेशन एडेप्टेशन दोनों को कवर करता है, बिल्कुल सही है, दोनों को कवर करता है। इसमें स्टेट एक्शन प्लान्स का भी प्रावधान है, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड क्या है हमारा कि क्या केवल रिन्यूएबल एनर्जी पर केंद्रित है, ऐसा नहीं, मल्टी सेक्टर प्रोग्राम है। ठीक है, यानी आपका बहु क्षेत्रीय योजनाएं है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक और दो। ठीक है, सही। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत आता है। पहला, ग्लोबल स्टॉक टेक हर 5 साल पे हर 5 साल में होना चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा आपका जो नेशनली डिटर्मिनेंट कंट्रीब्यूशन का समय समय पर संशोधन होगा, ये भी बिल्कुल अपडेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तीसरा है कि लीगली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट है, ये आपका क्योटो में है, क्योटो में। ओके, क्योटो में है, बार बार मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप कंफ्यूज ना होइएगा एग्जाम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, केवल एक और दो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, क्योटो प्रोटोकॉल में एनेक्स 1 देशों को टारगेट दिया गया है, तो ये बिल्कुल है। जिसमें कौन आता है आपका, डेवलप्ड कंट्री आता है। नॉन एनेक्स 1 देशों पर कोई बाध्यकारी नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सभी यहाँ सभी देशों पर, यह सभी देशों पर समान रूप से लागू होता है, बिल्कुल नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, केवल एक और दो। अगला प्रश्न बोल रहा है क्या हमारा कि निम्नलिखित में कौन से यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के प्रिंसिपल है। तो पहला, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा आपका पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, नहीं, ये पॉल्यूटर पे जो प्रिंसिपल है ना, ये आपका UNFCCC का हिस्सा नहीं है। थर्ड आपका CBDR, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, थर्ड हमारा सही है, केवल ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक और तीन। ठीक है, ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। क्या है, तंत्र और संबंधित समझौता।
तो CDM आपका क्योटो प्रोटोकॉल बिल्कुल सही है। ग्लोबल स्टॉक टेक पेरिस एग्रीमेंट ये भी बिल्कुल सही है। कॉप पेरिस एग्रीमेंट नहीं, UNF ट्रिपल सी, ठीक है, UNF ट्रिपल सी। ओके, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल एक और दो। ओके, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा आज का है, क्या बोल रहा है आपका, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है हमारा, इसमें हिमालयन इकोसिस्टम प्रोटेक्शन को भी शामिल किया गया है, बिल्कुल इसमें शामिल किया गया है। यह केवल मिटिगेशन स्ट्रेटेजिक पर केंद्रित है, नहीं एडेप्टेशन पे भी है, नहीं अनुकूलन पे भी है। ओके, तो इसलिए हमारा दूसरा गलत होगा। इसमें नॉलेज मिशन भी नॉलेज मिशन भी शामिल है, बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, तो एक और तीन, केवल एक और तीन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आज का आपका क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। ठीक है, और 1000 का छोटा सा लक्ष्य है हमारे सब्सक्राइबर का, तो प्लीज़ जो भी सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद और जय भारत। ओके।